आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा ईरान की और सीज फायर की। सीज फायर के बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या गाजा का मसला हल होगा, क्या फिलिस्तीन में जो कत्लेआम जारी है ये रुकेगा। सीज फायर की बुनियाद क्या है लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये जो सीज फायर हुआ है ये किन शर्तों पर हुआ और ईरान ने अपने लिए क्या शर्त रखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और इसको मैं क्लियर कर रहा हूं अपने इस प्रोग्राम में, क्योंकि ईरान ने ये सीज फायर गाजा की शर्तों पर की है। वो शर्तें क्या हैं वो आप सुनिए। हमने अपने एक्सपर्ट जो शौकत भारती साहब हैं उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि ये जो पूरा मामला है वो क्या है और किस तरह कौन कौन वो शर्तें थी कि जिसकी बुनियाद पर सीज फायर हुआ है। सुनिए शौकत भारती साहब ने क्या कहा। सिर्फ जेल जाने से बचने के लिए इस जंग को छेड़ा और एक बड़ी खबर आ रही है। मैं शौकत भारती साहब रोकूंगा। एक बड़ी खबर यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज है और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी सदर है उन्होंने कहा है कि अब ईरान के बाद बहुत जल्द गाजा से अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। गाजा से एक अच्छी खबर आ सकती है। तो ये आप देखिए, मैं शौकत भारती साहब एक स्टोरी मैंने कल की और उसमें एक बात कही जब ईरान में जश्न मनाया जा रहा था और गाजा और फिलिस्तीन की बात हो रही थी कि हालांकि ईरान इस बात के लिए तैयार नहीं है टू नेशन, लेकिन क्या जिस तरह से ये पीस प्राइज और तमाम बातें या अब जो हालात जिस तरह के पैदा हो गए हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप दो रियासती हल पे कोई ऐलान कर सकते हैं? क्या क्या ऐसा कुछ हो सकता है शौकत? क्योंकि इससे पहले देखिए ये एक रिपोर्ट आ रही थी कल ही, अपने हमारे पास थी। मैं बता, ईरान की युद्ध विराम की शर्तें जो इजराइल के लिए जहर से कम नहीं है। इसमें लिखा है, सारी तारीफ उस खुदा के लिए जो हर दौर में जालिम की रस्सी को ढीला जरूर करता है मगर आखिरकार उसे उसी के किए गुनाहों में लिपटा हुआ गिरा देता है। भाइयों और बहनों, आज जो जंग ईरान और इजराइल के बीच चल रही है ये सिर्फ दो मुल्कों की जंग नहीं, एक नजरिए और अकीदे और मजलूम बनाम जुल्म का मुकाबला है। ईरान ने जो शर्तें रखी हैं वो इन जालिम ताकतों के लिए जहर से कम नहीं है। तो आइए जानते हैं कि शर्तें क्या हैं। उन शर्तों में यह है कि गजा से इजरायली फौजों की पूरी वापसी, ठीक। उसके अलावा क्या है, ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल गजा से पूरी तरह निकलकर उसकी सरहदें खाली नहीं करता तब तक परमानेंट कोई बात नहीं होगी। दूसरी यह है कि ईरान की दूसरी शर्त है कि गजा की उस जालिम घेराबंदी को फौरन खत्म किया जाए जिसके कारण लाखों बच्चे, माओ, बेकसूर लोगों को दवा, खाना, बिजली नसीब नहीं है। फिर यह कहा है गजा की तबाह हो चुकी बस्तियों की फिर से तामीर। ईरान ने कहा है इस जंग में जो तबाही हुई है उसकी भरपाई की जाए और गजा को फिर से बसाया जाए। चौथी शर्त है कि लेबनान से भी इजरायली फौजों की वापसी की जाए। हिजबुल्लाह और ईरानी समर्थक बलों पर दबाव बनाने के लिए जो सीमा पर फौजें तैनात की गई हैं ईरान ने उनकी वापसी की भी जरूरत शर्त रखी है। पांचवी शर्त है कि ईरान और अमेरिका के बीच बाकी सभी मुद्दों का हल। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ने कहा अगर बात करनी है तो सिर्फ गजा इसराइल की नहीं बल्कि ईरान अमेरिका के आपसी मसलों को भी टेबल पर रखकर फैसला करो, जिनमें न्यूक्लियर प्रोग्राम, आर्थिक पाबंदियां और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी दखल भी शामिल है। अब सवाल उठता है क्या इसराइल और अमेरिका इतनी कड़ी शर्तें मान सकते हैं? ये तमाम शर्तें ईरान ने कतर को भेजी थी, ठीक है, क्योंकि बहुत से मीडिया ने इसे कंफर्म नहीं किया था, ठीक है। ये तमाम जो है एक्स के ऊपर, इसके ऊपर मेरे पास मौजूद थी। तो जो कतर के साथ ईरान ने बातचीत की है ये तमाम शर्तें रखी हैं और ऐसा नहीं है कि कतर से डर के ईरान ने रोक दिया है। जब कतर के ऊपर अटैक किया तब कतर ने बातचीत किया, तब कतर ने रिक्वेस्ट किया ईरान से। उन्होंने कहा तब यह नहीं होगा अटैक कि तुम इन कंडीशंस को पूरा करवाओ। और वो क्या नाम है, ट्रम्प पूरी तरीके से फंस गए थे कि हम ये 50,000 लोगों को निकालेंगे कैसे, क्योंकि चारों तरफ से अटैक होना था। तो ये शर्तें मेरे पास मौजूद है। ईरान ने गजा के लिए सारी सिर्फ गजा के लिए नहीं,
उन्होंने ये शर्त रखी थी लेबनान के लिए भी। तो ईरान ने बगैर चूंकि ईरान किसके सामने शर्त रखता, बीच में कतर घुसा था ना, तो कतर को उन्होंने शर्त दे दी। अब इन शराइत के ऊपर ही हमास से बातचीत होगी। अब जो मीडिएशन होगा इसी शराइत के ऊपर। इस वक्त अमेरिका के ऊपर एक खतरा लटक रहा है, या तो 40-50 हजार लोगों को वहां से शिफ्ट करें, जंग बढ़ती है, क्योंकि ईरान के मिसाइल्स उनके अड्डों के ऊपर है। अब ईरान ने मैसेज दे दिया कि हम डरेंगे नहीं, कि कतर में तुम हो, कि यूएई में हो, कि बहरीन में हो, या कहीं के ऊपर हो। असल जो एक बारगी जो सरेंडर हुआ है, उस सरेंडर की ये बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने दो काम किया कि मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक इसलिए किया कि रिफ्यूलिंग के लिए सारे तुम्हारे रिफ्यूलिंग करने वाले एयरक्राफ्ट तुम्हारे यहां से रिफ्यूलिंग कर रहे हैं, और यहां से उड़ते हैं और जाके सीरिया में जाके उसको जेट के ऊपर रिफ्यूलिंग कर रहे हैं। एक तो तुम इसे कंट्रोल करो, दूसरे अगर तुम कह रहे हो कि पीस बंद करें तो तुम गजा के मामले को हल करवाओ। चौधरी बने हो ना तुम, इतने दिन से कर क्या रहे हो? और ये कतर है, इस कतर को जब तमाम अरबों ने मिलकर खत्म करना चाहा था, उस वक्त इनके आईआरजीसी के कमांडर्स ने आके इनका महल घेरा था, इनको बचाया था। और उनको ये भी पता है कि हमको मार डालते हैं अरब लोग मिलके। कतर को एक ये भी इस बात का ये है कि जब कोई साथ नहीं दे रहा था, उस वक्त हमारा साथ ईरान ने दिया था। हमारे पास तो एक हफ्ते का राशन भी नहीं था, और ईरान के कार्गो प्लेन जो शिप जो थे कहीं और जा रहे थे उसको, और इनके जो मार्केट से सब कुछ खत्म हो गया था, लूट मच गई थी। उस वक्त इनको ईरान ने बचाया था। कतर की कोई हैसियत नहीं है, कतर बचा है ईरान की वजह से। और याद रखिए, जिस वक्त ईरान चाहेगा ना बहरीन बचेगा, ना यूएई बचेगा, और ना कतर बचेगा, और ना सऊदी बचेगा। इनकी कोई हैसियत नहीं है ईरान के आगे। लेकिन ईरान ना अपने पड़ोसी मुल्कों से जंग चाहता है। ईरान ने एक मैसेज दे दिया, तुम हमारे भाई हो, हमारा तुम्हारा मतलब नहीं है, ये अमेरिका जड़ है। अब तो मोहम्मद बिन सलमान से शौकत भारती साहब, ईरान के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन सलमान से भी बातचीत हुई है, और मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी बातचीत में कहा, जो खबर आ रही है कि हमने तो जैसे ही इजराइल ने अटैक किया था हमने मजम्मत की थी और हमने कभी फेवर नहीं किया, इस तरह की बातें। तो क्या जो अवाम में, जो आपने वीडियो में भेजा था कि जिस तरह से गुस्सा अवाम में है, हमने देखा वो मिस्र में भी अब नजर आ रहा है, खबर आ रही कि मिस्र के हालात बड़े खराब हो रहे हैं इस वक्त अपनी सरकार को लेकर के। जॉर्डन के तो थे ही, तो और यहाँ कतर में भी लोग वहां एम्बेसी पे पहुंच गए कि साहब ये जिम्मेदार जो एम्बेसी है, तो ये हालात तो सऊदी में भी हो सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो क्या ये चीजें, क्योंकि इस पे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि अवाम में, और याद होगा आपको मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि सबसे अहम जो हुआ है वो ये कि अरब जान गए कि फिलिस्तीन क्या है और फिलिस्तीन का मसला क्या है। ये जो बात एक बहुत पहले मोहम्मद बिन सलमान ने कही थी, तकरीबन 6-7-8 महीना पहले। तो ये जो चीज है, तो क्या जी देखिए, मोहम्मद बिन सलमान बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान इस बात से मजबूर है कि उसने टर्की के अंदर जो जमाल खाशोगी का मर्डर करवाया था, और वो बहुत बड़ा जर्नलिस्ट था, और उसकी मिसेस जो है वो क्या नाम है, अमेरिकन नेशनल है। वहां एक केस चल रहा है जहां पे सारे प्रूफ रखे हैं, जिसको अगर खोल दिया जाए तो मोहम्मद बिन सलमान की कुर्सी जो है वो 1 मिनट नहीं लगेगी। मोहम्मद बिन सलमान सारी बातें समझ चुके हैं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जो कुछ कर रहे हैं वो अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं। नंबर 1 बात, मोहम्मद बिन सलमान भी चाहते ये हैं कि इस मसले का हल ईरान निकाले, लेकिन ये कि मोहम्मद बिन सलमान की मजबूरी है, वो उस यानी रोबोट के तरीके से काम कर रहे हैं, जैसा अमेरिका चाह रहा है वैसा वो कर रहे हैं। और ये भी रिपोर्ट आ रही है कि ये लोग जौलानी को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे, टेररिस्ट को, लेकिन इन लोगों ने मजबूरी में सपोर्ट किया जौलानी को। और ये जौलानी को भी एक तरह से कहते हैं ना कि टैक्स दे रहे हैं, गुंडा टैक्स दे रहे हैं, कतर वगैरह ये सब मिलकर। तो ये जो
हालात हैं इस वक्त। और दूसरी बात कि जो इनके पेड मौलवी थे वो पाकिस्तान तक जो फैले हुए हैं, वो शिया जो चिल्ला रहे हैं ईरान शिया है और वो आपस में लड़ रहे हैं, वो यहूदी हैं ये शिया। तो ये जो पूरी टीम थी, इस टीम ने जो शिया सुन्नी का कार्ड खेलना चाहा था वो अरब में ही दफन हो गया, खत्म हो गया। इन लोगों ने खामनाई साहब को शिया लीडर बताया था, ठीक है। आज खामनाई साहब शिया लीडर नहीं है, मुस्लिम लीडर है। मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम जो है, जो अमेरिकन मुस्लिम नहीं है, जो जायनिस्ट मुस्लिम नहीं है, जो यजीदी मुस्लिम नहीं है, जो यजीदी मेंटेलिटी का नहीं है, वो शिया हो या सुन्नी हो, देवबंदी हो या बरेलवी हो, वो खड़ा कहाँ के ऊपर है? वो खामनाई साहब के पीछे खड़ा है। आज मुसलमान भी दो तरह का हो गया, एक अमरीकी और जायनिस्ट मुसलमान जो अरब रूलर्स के साथ में है, पाकिस्तान के आसिफ मुनीर जैसे लोगों के साथ में है, और उसी के पेरोल पर पलने वाले मौलवी वो हाथ के ऊपर है। और दूसरे वो मुसलमान, वो किसी भी, वो देवबंदी हो, वो बरेलवी हो, वो शिया हो, वो सुन्नी हो, वो एक जो और मैं आपको बताऊं शौकत भारती साहब, जब मैं ईरान गया, हालांकि टॉपिक नहीं है, लेकिन अब आप इस तरह बात कर रहे हैं तो थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा वैसे आप ना बोलिएगा अपने तौर पे, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक चीज सुन तो लीजिए, सुनिए। तो मैंने एक नई चीज सुनी जब मैं ईरान गया, और लंदनी शिया जैसे आप कह रहे हैं ना, तो मैं चौंका कि लंदनी शिया क्या है। तो ये मतलब आप ये देखिए ना कि हर जगह ऐसा नहीं है, गलत लोग जो है, अब लंदनी शिया जो है वो इजराइल को फेवर करता है किसी न किसी एतबार से, ये हमें बताया गया। तो ये जो 700 लोग पकड़े गए हैं, ठीक है, ये 750 जो एजेंट पकड़े गए हैं, इसमें तो शिया सुन्नी दोनों है ना, इसमें तो दोनों है ना, पैसे वही मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई मजहब का या मसलक का मसला ही नहीं। हाँ, तो ये सब जायनिस्ट मुस्लिम है ना, तो गलत तो नहीं कह रहा हूं। ये जो 6 लोग फांसी दी गई है, ये 750 लोग मुखबरी कर रहे थे, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुन्नी है, इसके अंदर शिया भी है। तो ये समझ लीजिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए पैसा सब कुछ है, ना वो शिया है ना वो सुन्नी है। लेकिन अब ऐलान कर दिया शायद कि शौकत भारती साहब, अब तेहरान के गवर्नर ने ये ऐलान किया है कि वहां से सबको हटा दिया जाएगा जितने आए हुए थे रिफ्यूजी वहां पे, वो क्योंकि उनकी वजह से, क्योंकि देखिए ये अफगानिस्तान के जो लोग हैं, इनका एक जेनेटिक डिफेक्ट है कि ये पैसे के ऊपर काम करते हैं। आपको याद होगा कि ये पैसे के ऊपर अंग्रेजों के साथ में लड़ते थे ये, ठीक है। जब हिंदुस्तान के अंदर जो है अंग्रेजों को यूज करना होता था तो इनको ले आते थे। तो जो लोग पैसे के ऊपर बिक सकते हैं, हाँ, और वो पनाह तो लिए हुए हैं ईरान के अंदर, हाँ, एक तो उनको उनके मुल्क में उनको पनाह नहीं है, वो पनाह कहाँ लिए हैं? ईरान के अंदर। और गद्दारी कहाँ कर रहे हैं? पैसे के लिए। और आप देखिए कि इस तरह के लोग आप देखेंगे नशे के अंदर, ड्रग्स के अंदर, इस कारोबार के अंदर, जितने भी गंदे काम हैं उसके अंदर ये लोग लगे हुए, तो और टेररिज्म भी फैला रहे हैं। और इनके लिए बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिका ने एक प्राइवेट रेडियो स्टेशन इनकी जुबान के अंदर कायम रखा है, और वो वहां के ऊपर कभी वो कुर्दिस्तान का इशू उठाते हैं, कभी वहां के ऊपर शिया सुन्नी का इशू उठाते हैं, कभी वो सिस्तान और बलोचिस्तान का इशू उठाते हैं। तो ये जो, और ये इनकी सबकी फंडिंग, सबके बैक के ऊपर वो ज़ायनिस्ट लॉबी है जो फंडिंग करती है। जो भी, और कितने मोसाद के एजेंट बने आप ये देख लीजिए, और कितना बड़ा इन्होंने नुकसान किया है। अभी जब ये सारे जनाजे उठेंगे एक हफ्ते के बाद, तो आप देखिएगा कि ईरान के सड़कों के ऊपर क्या होगा। ऐसे ऐसे साइंटिस्ट मारे गए हैं कि जिनकी बेटियां, जिनकी बीवी, जिनका बच्चा पूरे मार दिए गए। साइंटिस्ट तो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं ना, उनको क्यों मार दिया? तो ये सारी मुखबरी, और वहां के ऊपर ड्रोन्स को पहुंचाना, वहां के ऊपर चिप्स को डालना, वहां इंफॉर्मेशन लेना। और आपने उसको भी देखा होगा, जो यहूदी लड़की थी, हाँ,
जो पहले अहले सुन्नत बनी, फिर शिया बनी, फिर उसने किताब कैथरीन, फिर उसने किताबें लिखी, फिर उसके बाद प्रेस टीवी के अंदर चली गई, फिर बड़े बड़े लोगों को इंटरव्यू लेती रही, हाँ, और उसके बाद वो कौन निकली? वो मोसाद की एजेंट निकली। इसके मतलब ये साबित हो गया कि यहूदियों ने अपने एजेंट्स बनाने के लिए वो कौन कौन सी हरकतें कर सकते हैं। मेरी शिकायत ईरान से सिर्फ एक है कि इतनी जल्दी लोगों से इंप्रेस होने की जरूरत नहीं होती है। फतेह मक्का के को सामने रखना चाहिए, जो कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुए थे, तुलका व मुअल्लिफतुल कुलूब, किसी और ने नहीं। इन्हीं लोगों ने खानदान रसूल को 50 साल के बाद करबला के अंदर शहीद किया था। इन्हीं लोगों ने हजरत अली को गालियां दी थी। इन्हीं लोगों ने हजरत अली को मस्जिद के अंदर जो है दहशतगर्दी हमला करके कत्ल कर दिया था। तो कौन थे? जान बचाने के बाद ये फतेह मक्का वाले जो है कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए थे। क्या किया उन्होंने? पैगंबर ने इंडिकेट किया था ये तुलका है, ये मुअल्लिफतुल कुलूब है। उसी तरह से इस तरह के जो लोग आ रहे हैं इनको भी मॉनिटर करना है, और अपने यहाँ जो पैसे के लालची हैं, जो पैसे के ऊपर बिकते हैं, जिनके लिए पैसा सब कुछ है, ऐसे लोगों को जब तक क्लियर कट मॉनिटर नहीं किया जाएगा, और सबसे पहले छन्नी लगाकर इनको ही छानना है। इनको ही, ईरान की जो सबसे बड़ी हार है, ईरान को कोई नहीं हरा सका, याद रखिए। औकात नहीं हुई कि अमेरिका इजराइल को ईरान को इन एजेंट्स ने, अमेरिका की हैसियत नहीं है, इजराइल की हैसियत नहीं कि अपनी फौजें उतार दें। ईरान के लोगों से लड़ना नामुमकिन सी बातचीत है। इनकी बसीज से, इनकी IRGC से, इनकी जो कुछ फोर्स है उससे लड़ना नामुमकिन है। इसलिए ये ग्राउंड के ऊपर नहीं उतर रहे, ये तो मुखबिरों के सहारे वहां पर अटैक कर रहे हैं। जासूसों, इनका टूल जो है सबसे बड़ा जो है वो बिकने वाले लोग हैं, जो बिके हुए हैं, और वो पैसे के चक्कर में ये सब करते हैं। तो इनको सबसे पहले ईरान को मॉनिटर करने की सख्त जरूरत है। तो ये थे हमारे एक्सपर्ट शौकत भारती साहब, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि सीज फायर जो हुआ इसकी बुनियाद क्या है। तो आपने देखा कि ये सीज फायर ईरान अपने लिए नहीं बल्कि गाजा और फिलिस्तीनियों के लिए किया है, और बहुत जल्द फिलिस्तीन आज़ाद होगा और गाजा में जो नाकाबंदी उससे निजात मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।